हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को समझेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में विभिन्न जलवायु के कारण, मौसम के कारण और सूर्य के प्रकाश के कारण भिन्नता देखने को मिलती है। अगर हम भारत में ही देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्नता देखने को मिलती है। और जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे लेह लद्दाख का मरुस्थल देखने को मिलता है। और थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो थार का मरुस्थल, और जैसे जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे वनों का अच्छा खासा विस्तार देखने को मिलता है। जो पर्वत या फिर पहाड़ों का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहाँ सूखे की स्थिति मिलती है। तो अगर हम पूर्व की ओर देखें तो वहाँ पे सुंदरवन का विस्तार है। तो इन्हीं भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक वनस्पतियों को इन 3 श्रेणियों में किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है, पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जो स्थल की ऊंचाई होती है और उसी के कारण वहाँ पे जो वनस्पतियाँ हैं उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वनस्पतियों की जो वृद्धि होती है वो किन किन पर निर्भर करती है। एक तो टेम्परेचर पे और दूसरी आर्द्रता पे यानी नमी पे। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ये सभी क्या है, घटक हैं जिनके कारण जो है इनमें जो वनस्पतियाँ हैं उनमें अंतर देखने को मिलता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वे कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? पहला तो है वन, और दूसरा है घास, तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, तो वन के बारे में क्या लिखा है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपयुक्त तापमान यानी उपयुक्त जो टेम्परेचर है वो, और वहाँ पे जो वर्षा होती है, परिपूर्ण वर्षा अगर प्राप्त होती है वनस्पतियों को, तो वहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वहाँ पे वन पाए जाते हैं जो कि सघन एवं खुले वन विकसित वहाँ पे होते हैं। आगे यहाँ पे घास स्थल के बारे में बताया गया है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे वर्षा मध्यम होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है, तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ विकसित होती हैं वो घास स्थल के रूप में वहाँ पे घास भूमियाँ विकसित होती हैं। और तीसरा था कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ या फिर झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे जो वर्षा है उसका वो लगभग 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक अगर होती है इसके बीच में, तो वहाँ पे जो है कांटेदार झाड़ियाँ विकसित होती हैं। अगला है वन। तो अभी तक हमने क्या देखा था? वन देखा था, जो प्राकृतिक वनस्पतियों के 3 श्रेणियाँ थी। वन था घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। तो उसमें अब यहाँ पे डिटेल में बताया गया है वन को। यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो आइए इन्हीं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ के प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला था वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है, इनका एक अन्य नाम है सदाबहार वन का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उनकी पत्तियाँ कभी झड़ती नहीं है, इसी के कारण जो है इसे सदाबहार वन कहा जाता है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वनों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने घने वृक्ष होते हैं यानी कि इतने घने वन होते हैं, जिसके कारण जो है सूर्य का प्रकाश, जो यहाँ पे वन है, जंगल है, सूर्य का प्रकाश जो है ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पे साइड में लिखा है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं।
एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अगला वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मानसूनी वन होते हैं। तो इन वनों को इनके अन्य नाम क्या है? मानसूनी वन, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं, यानी पत्तियाँ अपनी वो गिरा देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम एवं शीशम ये सभी शामिल किए गए हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो दृढ़ काष्ठ वृक्ष होते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में शामिल किए गए वृक्ष होते हैं, उनके जो काष्ठ होती है, जो लकड़ी होती है, वो काफ़ी दृढ़ होती है, मजबूत होती है। उससे जो है फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बाघ हैं, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर इत्यादि जो है इस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वनों का प्रकार है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है और ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो यूकेलिप्टस हो गया, चीड़ हो गया, बांज हो गया। ठीक है, इस प्रकार के। और ये इन वनों का विस्तार कहाँ है? तो ये दक्षिण पूर्व अमेरिका में है, दक्षिण चीन में है और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जब उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वनों का विस्तार है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये वनों का विस्तार मिलता है। और ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ 5, एस, 20 इत्यादि हैं। और यहाँ पे जो जानवर हैं या फिर जो पशु हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं? तो हिरन है, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। आगे यहाँ पे पक्षियों के नाम बताए गए हैं कि फीजेंट है और मोनाल। ये जो दो पक्षी हैं या फिर इसी प्रकार के अन्य पक्षी जो है ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वनस्पति का प्रकार है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो महाद्वीपों के पूर्व, मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है, उसके पूर्व में यानी इस पोर्शन पे पूर्व में और उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वृक्ष जो है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे जो है क्या होते हैं? भिन्न होते हैं और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ जो है पाई जाती हैं। तो यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसी कारण इस वनस्पति का नाम है भूमध्य सागरीय वनस्पति, क्योंकि जो इसका विस्तार है वह भूमध्य सागर के जो क्षेत्र हैं उसी के आसपास जो है इसका विस्तार देखा जाता है, इसलिए इसका नाम जो है यही पड़ा, यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है पाई जाती हैं।
इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे प्रदेश हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं जो भी बताया मैंने। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया है, और अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, और दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। और ये जो प्रदेश हैं उसमें क्या होता है, कैसा किस प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, कैसा मौसम होता है, तो वहाँ पे जो है गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के फल यानी किस प्रकार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं, फलों वाले वृक्ष, इनका नाम है संतरा है, अंजीर, जैतून एवं अंगूर, और नींबू वंश यानी सिट्रस जो फल होते हैं वो खट्टे फल, और रस भरे जो फल होते हैं वो जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो खट्टे फल होते हैं वो भी वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया, और यहाँ अन्य जीवन जो है कम है, वन्य जीवन क्या है, कम है। तो वनों का विस्तार जो है यहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मानव आवास सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे उगने वाली वनस्पतियों के कारण, और जो यहाँ का जो तापमान है वो भी जो है रहने योग्य काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा, और जलवायु भी यहाँ पे अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो शंकुधारी वन है वो किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, तो 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य जो है इन वनों का विस्तार देखा जाता है, और इन्हीं वनों को टैगा वन भी कहते हैं। यानी शंकुधारी वनों का अगर जिक्र होता है तो इन्हें जो है टैगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं, इन वनों के जो वृक्ष होते हैं ये लंबे नरम काष्ठ वाले एवं सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है, वो नरम होती है, और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। ये सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। ठीक है, तो शंकुधारी वनों के अंतर्गत किन वृक्षों को शामिल किया गया है, चीड़ है, देवदार है, तो ऐसे वृक्ष जो है शंकुधारी वनों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शंकुधारी वनों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो वे पाए जाते हैं रजत लोमड़ी है, मिंक है, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। टैगा का अर्थ क्या होता है, ये रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषता के रूप में बताया गया है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किस प्रकार के प्रदेशों का आता है, वो प्रदेश हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, आगे नेक्स्ट है घास स्थल। तो अभी तक हमने वनस्पतियों के जो वन हैं उनके प्रकारों को देखा। अब हम यहाँ पे घास स्थल को पढ़ेंगे। तो पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो घास स्थल पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है, और अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास स्थल की विशेषता बताई गई, और साथ में यह कहाँ पे सिचुएटेड है या फिर कहाँ पे इनका जो है बहुलता में पाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो ये वन जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इन घास स्थलों का विस्तार देखने को मिलता है। और जो घास होती है वो कितने मीटर तक की इनकी ऊंचाई होती है, वो 3 से 4 मीटर तक ऊंची घास स्थल होते हैं। तो ऐसी घास भूमियाँ यानी जो ऐसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, तो अफ्रीका का सवाना घास स्थल जो है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है।
नेक्स्ट यहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बताया गया है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। जो महाद्वीपों के भीतरी भाग हैं और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के जो प्रदेश हैं वहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल जो है पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास है वो आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट घास भूमि है कटीली झाड़ियाँ। तो इसके अंतर्गत लिखा है कि शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क रेगिस्तान में। और उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी तथा बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों में कमी रहती है। आगे बताया गया है कि यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में जब अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी थोड़े समय के लिए ग्रीष्म ऋतु आती है, तो वहाँ पे उस समय पे लाइकेन और कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं। तो इस प्रकार के प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं और यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जैसे कि सील, वॉलरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी इत्यादि जो है जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे साइड में लिखा है कुछ घास स्थल और उनके नाम जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन्हें देख लीजिए। पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो ये है पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। ऐसे ही ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोस्ट कहते हैं। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला क्या मैंने बताया, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना जो है वो कहाँ इसका विस्तार है पूर्वी अफ्रीका में। कंपोस्ट का विस्तार कहाँ है? ब्राज़ील में। और लानोस का विस्तार कहाँ पे है? वेनेजुएला में। आगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बारे में बताया गया है। जो पैम्पास है, ये घास भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये पैम्पास जो है अर्जेंटीना में पाई जाती है। प्रेरी का विस्तार उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट है वेल्ड का विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार है दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी, इसका विस्तार है मध्य एशिया में। और डाउन का विस्तार जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घास भूमियाँ हैं, इससे क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना रहती है, तो इसे अच्छे से देख जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे एक्सरसाइज दी गई है, इन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। तो काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। तो शंकुधारी वन कौन से हैं? इसमें से शामिल है चीड़। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये मध्य एशिया में स्टेपी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।